नमस्कार, टॉक विद हिमांशु में आज हमारे साथ गेस्ट के चेयर पे बैठे हैं शांतिलाल जी वेलावत। सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष होने के साथ साथ उदयपुर के एक नामी गामी प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। स्कूल जाते थे, उसके साथ ही हमको काम सिखा दिया हमारे माता पिता ने। दूध का मेरे पिताजी का व्यवसाय था, तो दूध कलेक्शन के अंदर हमको जहाँ से दूध लेते थे वहाँ बैठना पड़ता था। वो कहीं छोटा मोटा पानी नहीं मिला था, घर घर ले जाके बेचते थे। उसमें कितनी बार गेहूँ मिलता था, मक्की मिलती थी, मक्की के बराबर और गेहूँ के बराबर सब्जी देते थे। मैंने अपने निजी लेवल पे व्यापार चालू किया 14 साल के उम्र। जो आदमी को वापर सकता है, पैसे को वापर सकता है, वो अपने जीवन में कुछ न कुछ चीज कर सकता है। एक अजीब टाइप गिल्टी फील हुई कि जैसे हम दूध के अंदर पानी मिलाते थे। पानी इसलिए मिलाते थे कि जो भाव हम खरीदते थे उससे कम में बेचते, कि बैठे और ओड़ी पे और सपने ऊपर के देखने के राजा बनेंगे। बेच से जब जमीन खरीद, पैसे मैंने ब्याज पे रख लिया। जब वेद से जो पहली जमीन खरीदी तब आपकी उम्र कितनी होगी? 25 साल। 25 साल में आपने इतनी क्रेडिबिलिटी कमा ली कि आपको बिना पैसे के जमीन मिल गई। जब गमेर बाग डेवलप हुआ तो ट्रैक्टर में जो मिट्टी आई वो मैंने मेरे सर पे लेके डाली थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पास लेबर को पैसा देने के लिए नहीं था। हाँ, उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैं भी, मैंने भी देखा हुआ। हम शरीर से उसमें जुड़े, मेरा पसीना उसमें गिरे। ये जो सोच है वो पुण्य का भी कारण है, धर्म का भी कारण है। बुराई से बुराई को काटने के लिए बुराई कर रहे हो तब तक तो ठीक है। मेरे 21 साल की उम्र में शादी हुई। शादी का भी बहुत बढ़िया किस्सा है। और इनके पिताजी को ये समझा के लाया गया कि बच्चा बहुत समझदार है, होशियार है। तो उस टाइम बहुत गंभीर बीमार था और फिर भी कराई मेरी शादी। पर मेरी पत्नी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं बीमार, और मैंने 20 साल तक उस बीमारी को भूता और वही 20 साल मेरे उन्नति के थे। दूसरा ये कि आप कितने खाली हो, आप जितने खाली हो गए उतने परेशान हो। जब मैं पहले दिन से शैतान का घर कहते हैं। हाँ। तो आपने कभी खाली रखा ही नहीं? हम खाली है ही नहीं। आपने 2 सच्ची घटनाएं ऐसी बताई जो आदमी छुपाता है उस चीज को। इस जैसे मेरी ये रेखा है, जिसका इष्ट प्रबल होता है उसको ये बीमारी लग। फिर मैं रात को मेरे को फोन आया कि उसमें पानी नहीं आया, पर मैंने कहा आप जितनी लिमिट है खोद दो। उन्होंने उतनी लिमिट तक खोद दिया। आज पूरी जेल उसमें पानी पी रही। जैसे परमात्मा से अगर आपका आधार है, आप मानते हो परमात्मा है इस दुनिया में, तो उससे आपका जुड़ाव है, तो वो मदद मिलेगी। गुरु और ईश्वर से और माँ बाप, इन 3 से जो आदमी मदद मांगता है वो सबसे सुंदर और सबसे अच्छी मदद होती है। मीनाक्षी प्रॉपर्टी नाम देने से पहले, नामकरण की स्थापना, नाम देने से पहले हम 7-8 साल पहले से काम कर रहे थे। टोटल 44 साल हो गए जमीन का काम करते। जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को 40, 45, 50 साल हो गए, वैसे आपको इस व्यवसाय में 45, 50 साल हो गए। दूसरा, जितना समाज ने मेरे को दिया, जिन लोगों ने मेरे को जितना दिया उसके अनुपात में मैंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। 44 साल के बिजनेस करियर में नॉट ए सिंगल पर्सन, किसी एक आदमी को भी मैंने नोटिस नहीं दिया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी की लाइन में, क्योंकि आज हम देखते हैं कि प्रतिदिन भास्कर में या पत्रिका में किसी न किसी प्रॉपर्टी व्यवसाय का नाम आ रहा है आपराधिक मुकदमों में। तो वो 50 साल को नहीं देख रहे, वो तो 15 साल में, 15 दिन में, 15 महीने में आगे बढ़ना चाहते। अगर आज आपने प्लॉट लिया, अगर आपके पास पैसे, तो 5 साल बाद बेचने का सोचोगे तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। जब एक लेडीज साड़ी खरीदती है तो 12 दुकान पे जाने के बाद एक साड़ी को पसंद करती है और 12 ही दुकानदार उसको कोऑपरेट करते हैं। हमारे व्यवसाय में हम लोगों को ये कोऑपरेशन पब्लिक की तरफ से नहीं मिल रहा है। सेना में लोग हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अगर सुरक्षित देश नहीं होगा तो मेरा धर्म ही नहीं रहेगा, कुछ भी चीज नहीं रहेगी। आज संयम किससे रहता है? संयम आदमी में कहाँ से आता है? धर्म से ही आता है। अब हम चलते हैं गमेर बाग की तरफ। कौन से सन में आपके पास आई कि मुझे समाज को इतनी बड़ी जमीन देनी है, करोड़ रुपए की जमीन मुझे देनी है? नहीं, करोड़ों की बात नहीं है। कुल मिला के मेरे सोच में ये था कि समाज को एक बीघा जमीन दे। वो नागदा समाज के नहीं है और जो जैन समाज के नहीं है, उन्हें बताना चाहता हूँ कि गमेर बाग एक ऐसा बाग है कि आज तो लोग खुद के लिए वाटिकाएं बनाते हैं। इन्होंने ऐसी करोड़ रुपए की जमीन दान की है जो हमारा चुंगी नाका सरस दूध डेयरी के आगे मुख्य मार्ग पर करोड़ रुपए की जमीन जो इन्होंने दशा नागदा समाज को और जैन समाज को दान की है। आगामी त्यागी व्रती आश्रम इसलिए करना चाहते हैं कि हम वृद्ध लोग एक साथ रहें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, एक पेंशन योजना भी शायद आप चलाते हैं या फिर दान करते हैं, गुप्त दान करते हैं आप सवीना के अंदर और नागदा। नहीं, पेंशन नहीं है, सहयोग है। जो उसमें हमने क्राइटेरिया छोटा रखा, हमारे गाँव का होना चाहिए, सवीना का, हाँ, या फिर नागदा समाज का। अभी तक तो ये चल रहा, और फिर जो ये त्यागी व्रती आश्रम ढंग से तैयार हो जाएगा फिर वो पेंशन बंद कर देंगे। उन लोगों को अगर किसी को जरूरत है तो वहाँ आ जाए। तो संयुक्त 25 लोग इकट्ठे होंगे तो समाज के लिए कुछ न कुछ सलाह देते हैं। 21वीं सदी में एक ऐसा दौर चल रहा है जो सुबह 4:30 बजे उठता है वही राज करता है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी ले लो, उदयपुर की जैन समाज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो आपको ले लो। अगर सफल व्यक्ति बनना है, नंबर 1 व्यक्ति बनना है तो शायद तक उसको 3:30-4 बजे उठना चाहिए। 2 बजे से 4 बजे की जो ऊर्जा है वो परमात्मा को याद करने के लिए, हमको मानव सेवा करनी है, वो किसी न किसी रूप में हम कर रहे हैं।
आज के दौर में 20-25 साल का लड़का है, अगर उसे प्रॉपर्टी में आना है, कोई युवा है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या आ सकता है इस व्यवसाय बिल्कुल में? आ सकता है। कम से कम 5 साल के खाने का, रोटी का, मोटरसाइकिल, पेट्रोल की व्यवस्था उसको करनी। मेरे को वो अच्छा मानता है तो मेरे प्लॉट देखे, हिमांशु जी को अच्छा मानता नहीं, हिमांशु जी के प्लॉट देखे, उसमें 1%, 1.5%, 2% तो मिलता ही है। पर सर इसमें एक लू पॉइंट ऐसा है कि कोई अगर प्रॉपर्टी डीलर हो, अगर उसका डील हो जाती है उसके बाद में वो दलाली देने में उसको, तो यही लॉस है ना। लॉस किसमें नहीं है? आज सोना भी आपने देखा तो ऊपर गया वापस नीचे आया तो उसमें लॉस नहीं लगा। अब शेयर में इतने ऊपर गए नीचे आया तो उसमें लॉस नहीं लगा के। पॉडकास्ट में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे शांतिलाल जी की वाइफ हमारे साथ में है कि हमारे समाज में और नागरिक समाज में बहू और सास के मध्य आजकल जो लड़ाई होती है, और ऐसा क्या भूमिका निभाई जाए एक सास के तौर पे या बहू के तौर पे भी? सास को सब संतोष चाहिए। सास को संतोष चाहिए, क्योंकि उनके खाने में तो ये बाहर तो कभी खाते नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। और टमाटर ज्यादा चाहिए इनको। नहीं, इस टाइप का पिज्जा या पानी पूरी नहीं, कुछ भी नहीं। पानी पूरी वगैरह कभी कुछ भी नहीं कोई खाते? ना, खाली रोटी सब्जी बस। तो आपको इनसे अगर कुछ शिकायत हो तो आप कह सकते हैं। कोई शिकायत नहीं। तो आपको टाइम बराबर देते हैं ये? टाइम तो आप जानते हो, धंधा के हिसाब से इतना देंगे। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टॉक विद हिमांशु को। नमस्कार, टॉक विद हिमांशु में मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु जैन, और आज हमारे साथ गेस्ट के चेयर पे बैठे हैं शांतिलाल जी वेलावत। शांतिलाल जी वेलावत सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष होने के साथ साथ उदयपुर के एक नामी गामी प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, प्रॉपर्टी व्यवसाय भी हैं। इनमें ऐसी खूबी है कि व्यवसाय और व्यापारी होने के साथ साथ इन्होंने अपनी इमेज को इस कदर से लोगों के सामने दर्शाया है, ना कि दर्शाया है बल्कि उसको इस तरीके से जिया है कि लोग इनको व्यापारी के साथ साथ एक समाज सेवी के तौर के ऊपर भी जाने। तो आज हम इस कहानी में, शांतिलाल जी की इस कहानी में जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में, उदयपुर के भविष्य के प्रॉपर्टी के व्यवसाय के बारे में और जैन समाज के बारे में हम इस पॉडकास्ट के बारे में जानेंगे। तो शांतिलाल जी, इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। आप आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में और आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए कि आपने कहाँ तक शिक्षा ली, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म तो सवीना में ही हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी सवीना में हुई। 8 तक तो हम सवीना में पढ़े और स्कूल जाते थे। उसके साथ ही हमको काम सिखा दिया हमारे माता पिता ने। जो नियमित स्कूल जाने से पहले और स्कूल जाने के बाद हम गोबर इकट्ठा करते थे, वो लाके वापस अपनी रोड़ी पे डालते थे। दूसरा ये एक हम दूध का, मेरे पिताजी का व्यवसाय था, तो दूध कलेक्शन के अंदर हमको जहाँ से दूध लेते थे वहाँ बैठना पड़ता था कि वो कहीं छोटा मोटा पानी नहीं मिला दे। तो उसमें IQ बढ़ता है उससे, आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके अगले के दूसरे के घर पे जाके हमको बैठना पड़ता था। तो वो भैंस के नीचे बैठ के दूध निकाल रहा है तो उसमें पानी नहीं मिला दे, इसका ध्यान रखना पड़ता। मतलब डेयरी थी आपकी? डेली डेयरी थी, दूध की डेयरी थी आपकी? दूध की डेयरी नहीं थी, हम कलेक्ट करके साइकिल पे घर घर बेचते थे। घर घर से कलेक्ट करते थे जी, वापस घर घर पे बेचते थे। अच्छा। इसी तरह से सब्जी खेत से आती थी, बाजार से लेके नहीं बेचते थे। खेत की जो सब्जी होती थी उसको घर घर ले जाके बेचते थे। उसमें कितनी बार गेहूँ मिलता था, मक्की मिलती थी, मक्की के बराबर और गेहूँ के बराबर सब्जी देते थे। ये व्यवसाय आपने लगभग कितने वर्षों तक किया? कम से कम 7-8 साल तक किया। और किस उम्र से चालू कर लिया आपने व्यापार करना? मैंने अपने निजी लेवल पे व्यापार चालू किया 14 साल की उम्र। ये दूध का व्यवसाय? दूध का। मतलब आप आपके पारिवारिक व्यवसाय में 14 साल की उम्र में से आ गए? नहीं, पारिवारिक व्यवसाय में तो हम 10 साल की उम्र में आ गए। जी, 10 साल की उम्र में आ गए। वास्तव में 10 साल की उम्र में हम हमारे पारिवारिक व्यवसाय में आ गए। जैसे किसी की उगाई करनी है तो उसमें भी मेरे पिताजी पैसे लेने के लिए भेजते थे। और 15 साल की उम्र में मेरे को पैसा उधार लेना सिखा दिया। पैसा कैसे उधार लेते हैं। जो आदमी को वापर सकता है, पैसे को वापर सकता है, वो अपने जीवन में कुछ न कुछ चीज़ कर सकता है। जिसको लोगों को वापरना आता है, वापरना मतलब जिसको यूज करना आता है, और पैसे को भी जो यूज करना जानता है वो ही आगे बढ़ता है। मतलब सरकार ने वोट देने की उम्र तो 18 रखी है, लेकिन आपके पिताजी ने आपको 14 वर्ष के अंदर ही ट्रेंड कर दिया पूरा। हाँ, वो उसमें एक हमारे पारिवारिक कार्यक्रम में ट्रेंड किया। तो इस दूध के पारिवारिक व्यवसाय से ऐसा मन में क्या हुआ कि आप इस प्रॉपर्टी के व्यवसाय में आए? नहीं, दूध चल रहा था, पर एक अजीब टाइप गलती फील हुई। गिल्टी फील हुई कि जैसे हम दूध के अंदर पानी मिलाते थे।
तो पानी इसलिए मिलाते थे कि जो भाव हम खरीदते थे जी। उससे कम में बेचते थे, तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता था। और दूसरा ये कि एक लिमिट हो गई कि भाई आप उससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकते उसमें। जो बचपन का आपने जो मेरे को पूछा, उसमें क्या है कि वो लोगों के घर जाने से आईक्यू डेवलप हुआ। आदमी का आईक्यू तभी डेवलप होता है कि जब दूसरों के साथ रहते हो, कौन क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है। एक बार मेरे मासा जी ने मेरे को बुलाया कि बैठो रोड़ी पे, पर सपने ऊपर के देखने के राजा बनेंगे अपन। सपने छोटे नहीं देखने चाहिए, पर किसी के साथ बदमाशी करके अपने सपनों को नहीं समझाना। तो हमने क्या, पहले दिन से बदमाशी करने का काम नहीं किया। और जो बदमाशी हमसे दूध में मान लो पानी के रूप में हुई भी सही, तो वो गलती के रूप में हमने उस चीज़ को स्वीकार किया और फिर उसको बंद कर दिया। मेरे पिताजी छोटा मोटा भूमि व्यवसाय करते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक बार ज़मीन बेची तो मेरी शादी कराई, तो उसी के साथ उतनी ज़मीन, डेढ़ी ज़मीन वापस खरीदी। क्यों कहते हैं, बेटी और ज़मीन का पैसा अगर वापस उसी में लगा देते हो तो फलते फूलते हो, और अगर वो पैसा अपन ने वापर लिया तो फिर आदमी फलता फूलता नहीं। मैं उस स्टोरी के बारे में जानना चाहता हूँ कि बचपन से, चूंकि मैं भी नागदा समाज का हूँ, मैंने बचपन से मेरी माँ से सुना है कि, और कई लोगों से भी सुना है कि शांतिलाल जी स्टार्टिंग में कोई 5 लाख का कोई खेत बेचा। तो ये क्या कोई रूमर्स है या इसमें कोई सच्ची घटना है कि कोई खेत आप लोगों ने? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि ये गांव के ही थे, बीरूलाल जी वेद करके, उनसे मैंने संपर्क किया, उन्होंने हमारे को फिर वो ज़मीन दी। तो उस टाइम उन्होंने सही नहीं ली मेरे से पैसे। मतलब वो पैतृक जमीन नहीं थी आपकी? पैतृक जमीन मैंने नहीं बेची, पैतृक जमीन मेरे फादर ने बेची जी। मेरे फादर के ऑफ होने के बाद जो जमीन बची थी, छोटा मोटा टुकड़ा, तो वो मैंने बेचा। तो उसके सामने वापस मैंने बड़ी ज़मीन ली। मतलब मेरे फादर के पास 35 बीघा ज़मीन थी, पहले 11 बीघा बेची, उसके बाद फिर बेची, फिर उन्होंने वापस 11 बीघा ली, फिर एक 6 बीघा ज़मीन ली। वो 6 बीघा जो ज़मीन मेरे फादर के हाथ की थी वो मेरे को मिली। एक 15 बीघा ज़मीन खरीदी, वो मिली, हम दोनों भाइयों को मिली। और मेरे भाई साहब को हमने उसके अनुरूप जो हमको कुछ देना था वो हमने दिया उनको। वो कौन सी घटना बता रहे थे आप? किसी वेद से आपने जब जमीन खरीदी? वेद से जब जमीन खरीदी तो उन्होंने मेरे से पैसे तो लिए नहीं, पैसे हमारे को उधार दिए। तो उन्हीं पैसों को आगे बढ़ाते रहे हम। फिर दूसरी जमीन भी वेद समाज से ही ली मैंने, उनको भी पैसे नहीं दिए, वो पैसे मैंने ब्याज पे रख लिया। जब वेद से जो पहली जमीन खरीदी तब आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी 24 या 25 साल। 25 साल में आपने इतनी क्रेडिबिलिटी कमा ली कि आपको बिना पैसे के जमीन मिल गई? मिल गई। तीसरी जमीन भी मैंने सही दी, तीसरी जमीन में जरूर मैंने सही दी। सही के बाद अच्छा, हम क्या है, वो पैसे वापस, मेरे पिताजी दादाजी सबका व्यवसाय ये था कि हम गांव के वो हैं भाई, हमारे यहाँ पैसे रखते थे लोग, रकम रखते थे, गिरवी नहीं, वैसे अमानत के तौर पे रखते थे। तो पेट तो हमारे माँ बाप की थी, मेरे दादाजी की थी, मेरे अंकल की थी, उनकी पेट हमारे काम आई। उन्होंने व्यवसाय इस टाइप का किया कि लोग हमारे पे भरोसा करते थे। आज किसी के बच्चे की शादी करनी है या किसी के पिताजी शांत हो गए, उस जमाने में काज करियावर करना मजबूरी था आदमी का। तो उस टाइम वो सब भरोसा हमारे माँ बाप ने, मेरे अंकल ने, मेरे पिताजी ने वो भरोसा पूरे 5-7 गाँवों में जीत रखा था। तो वो भरोसा हमारे काम आया। और दूसरा क्या है, हिमांशु जी, कुल मिलाए IQ डेवलप ही आपको पब्लिक करती है। और उसके बाद वो अगर कुछ तो नेचुरल होता है आपके अंदर, डेवलप पब्लिक करती है। IQ आपके अंदर है तो IQ आपके काम आएगा। अभी आज सुबह आपके आने से पहले मैं मेरे खेत पे गया तो मेरा आदमी खाद डाल रहा था, तो मेरी भी इच्छा थी मैं भी खाद डालूं खेती के अंदर। तो ये क्या, ये आपके जीन्स हैं, आपको प्रेरित करते हैं कि ये काम हमको करना चाहिए, क्योंकि वो ईमानदारी का काम है, जमीन से जुड़ के काम है, जमीन से जुड़ने का काम है। जब गमे बाग डेवलप हुआ तो ट्रैक्टर में जो मिट्टी आई वो मैंने मेरे सर पे लेके डाली थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पास लेबर को पैसा देने के लिए नहीं था। हाँ, उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैं भी, मैंने भी देखा हुआ। तो वो इसलिए नहीं डाली कि मतलब हम पैसा नहीं देना चाहते थे, हम ये चाहते हैं कि हम दिल से उसमें जुड़े, हम शरीर से उसमें जुड़े, मेरा पसीना उसमें गिरे, मेरे परिवार का पसीना गिरे। तो मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार ने, मतलब पोता पोती, धोता धोती, पत्नी, बेटे की बहू है, सब ने वो मिट्टी डाली। आज हम खुश हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये गमेर बाग खुद खुश है कि कुछ न कुछ हो ही रहा है वहाँ। दूसरा ये है कि आप ये सोचो, आप अपने खुद के समाज के, निजी समाज के लिए क्या सोचते हो।
ये जो सोच है वो पुण्य का भी कारण है, धर्म का भी कारण है। आपने जहाँ जन्म लिया, आपकी माँ उस जाति की है, आपकी बच्चे की माँ उस जाति की है, तो उस जाति के लिए आप क्या सोचते हो, कितना अच्छा सोच सकते हो। और सोचते हो तो उसमें जो आप में कैपेसिटी है उतना आपको समाज के लिए करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरा को पूरा करो, पर जो कर सकते हो वो जरूर करो। बुराई से बुराई को काटने के लिए बुराई कर रहे हो तब तक तो ठीक है, पर आप बुराई इसलिए कर रहे हो कि आप खींचे हुए हो समाज की, माँ बाप की, भाई बहन की, किसी की भी बुराई कर रहे हो, तो आप खींचे हुए बुराई कर रहे हो तो गलत है। पर आप बुराई से बुराई को काटने के लिए बुराई कर रहे हो। जैसे बेटे की बहू है, आपकी बेटे की बहू अगर काम नहीं करे तो दूसरे के बेटे की बहू के सामने अगर आप बात कर रहे हो तो उसको ये लगेगा कि अगर मैं भी काम नहीं करूंगी तो ये इसी तरह की बुराई मेरे ससुर जी भी करेंगे। तो वो बुराई से बुराई काटने के लिए बुराई कर रहे हो। एक बुराई होती है वास्तव में दूसरे का बुरा करने के लिए बुराई करते हैं, वो बुराई अपने को नहीं करनी चाहिए। खेत से याद आया कि आप डेली खेत पे जाते हैं, करीब करीब। और आपकी घर के बनने वाली सारी सब्जियां वही आपके खेत से आती हैं? नहीं, सारी तो नहीं आती है, पर कुछ कुछ आती है। दूध वहीं से आता है, दूध दही सब हम घर का ही खा रहे हैं। तो इस व्यवसाय के साथ साथ में किस उम्र में सर आपकी शादी हुई और कौन से गांव में शादी हुई आपकी? मेरी 21 साल की उम्र में शादी हुई। शादी का भी बहुत बढ़िया किस्सा है कि मैं जब मेरी शादी होने वाली थी, सगाई हुई 2-3-4 जगह, छूटती गई वापस हुई, छूटती गई वापस हुई। लास्ट जब इनसे मेरी जहाँ आज जो मेरी पत्नी है वहाँ जब सगाई हुई तो इन्होंने मेरे को नहीं देखा, मैंने इनको नहीं देखा। और इनके पिताजी को ये समझा के लाया गया कि बच्चा बहुत समझदार है, होशियार है। और उस टाइम मेरे को तांत्रिक तकलीफ थी, मेरे को मतलब मैं निराधार जाते थे, हाजिरी आती थी मेरे को, तो उस टाइम बहुत गंभीर बीमार था मैं। आपकी 21 वर्ष की उम्र में? 21 साल की उम्र बीमार था। तो मेरे फादर को लगा कि इसकी शादी करा देनी चाहिए, तो उन्होंने शादी के लिए प्रयास किया। तो जहाँ जहाँ से सगाई छूटी तो वापस इनके जो आज मेरी पत्नी है वहाँ सगाई हुई मेरी। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि वो मतलब इस तरह की स्थिति है कि इसकी शादी, जबकि उस टाइम उनको नहीं करानी चाहिए थी, पर फिर भी कराई मेरी शादी। शादी हो गई, पहली रात ही पता चल गया मेरी पत्नी को कि ये तो बीमार है। पर मेरी पत्नी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं बीमार। आज की अगर लड़कियां होती तो वो 1000% बोलती कि मेरे साथ धोखा हुआ और मेरे आदमी को, मतलब बीमार आदमी से मेरी शादी। अच्छा, मेरे माँ बाप इतने जोरदार थे, उन्होंने मेरे को कभी एहसास नहीं कराया कि तुम बीमार हो। तो वो चीज़ मेरे बहुत काम आई। अगर मेरा परिचय समाज और बाजार में ये चला जाता ये बीमार है, तो मेरे साथ पैसा नहीं लगाता, आदमी मेरे साथ प्रॉपर्टी नहीं खरीदता। आप बीमार हो ही नहीं, जबकि मैं बीमार था और मैंने 20 साल तक उस बीमारी को भूता, और वही 20 साल मेरे उन्नति के थे। मतलब उस बीमारी के ग्रसित रहते हुए आपने प्रॉपर्टी का व्यवसाय स्टार्ट भी किया और उसको डेवलप भी किया और उसमें प्रोग्रेस भी की। तो वही व्यापार था कि जब अपन बीमार, देखो आपका परिवार आपको किस तरह से ट्रीट करता है, डिपेंडेंसी नहीं थी। अब मेरी डिपेंडेंसी मेरे परिवार पर नहीं थी, मेरे परिवार मेरा साथ था। डिपेंडेंसी नहीं कह सकते हैं कि मेरे परिवार मेरे पे डिपेंड था, ऐसा नहीं कह रहा। सहयोग था, पर सहयोग इतना जबरदस्त था कि मेरे को मेरे भाई बहन किसी ने मेरे को ये एहसास नहीं कराया कि तुम बीमार हो। अब ये बहुत बड़ी बात है, हर आदमी को ये चीज़ सोचनी चाहिए। जब आदमी बीमारी से बाहर निकलेगा, परिवार अगर आप उसको बोलेगा तू बीमार नहीं है, तो वो अच्छा मेरे पे किसी भी प्रकार की यूं मन में रखते थे, संपत्ति थी, सब कुछ था, पर दिखाते नहीं थे। मेरे चुपके तो वो रोते भी थे, भाई मेरे पिताजी रोते थे, मेरी मदर रोती थी, वाइफ भी रोती होगी, तो वो हमारे सामने नहीं रोते थे कि बीमार है, तंग है, तकलीफ है, ये है, बोला हमारा क्या होगा। अब आप ये घर भी देखो, मैंने बीमारी के लिए जैसे बनाया इसको, तो इसमें क्या नीचे दुकानें बनाई, उसके ऊपर वाला में भी शटर लगाया कि भाई मेरे बच्चे पल जाएंगे इससे, किराया मेरे कुछ हो गया तो ज़्यादा गंभीर बीमार था, इसलिए ऐसा सोचता हूँ। पर परिवार और नेचर, सबसे बढ़िया बात आपको बताता हूँ मेरे समाज की। जैसे मेरे ससुराल पक्ष था, उन्होंने मेरे को देखा बीमार, तो उन्होंने भी नहीं कहा कि हमने हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे को ऐसे लड़के से शादी करा दी हमारे लड़के की। तो वो प्रोग्रेस के कारण आपका परिवार, आपका ससुराल किस तरह से साथ देता है। जरूरी नहीं पैसे से ही साथ दे। दूसरा ये कि आप कितने खाली हो, आप जितने खाली होगे उतने परेशान होगे। आप खाली नहीं हो तो आप परेशान कभी भी नहीं होंगे।
मैं खाली नहीं हूँ, मेरे पास पहले दिन से खाली नहीं हूँ। जब मैं पहले खाली दिन से दिमाग शैतान का घर कहते हैं। हाँ, तो आपने कभी खाली रखा ही नहीं? हाँ, हम खाली है ही नहीं। अब जब मैं खाली नहीं हूँ तो मेरे किसी से लड़ाई नहीं, विरोध नहीं है, बुराई नहीं है, तकलीफ नहीं है, तंग नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप अभी हमारा पॉडकास्ट शुरुआत में ही है और अभी आपने 2 सच्ची घटनाएं ऐसी बताई जो आदमी छुपाता है उस चीज को, कि एक तो मैं बीमार था और दूसरा आपने वो जब बताया कि दूध में हम पानी मिलाते थे। आज के टाइम में तो कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध भी कर ले, जघन्य अपराध भी कर ले, तो उस बात को स्वीकारने में हिचकिचाता है और उसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन आप बड़ी बेबाकी से हर चीज को स्वीकार करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप बताना चाहें इस बीमारी के बारे में, या आप जो भी कह रहे हैं तांत्रिक विद्या, ये सर कोई करवा देता है या फिर ऑटोमेटिकली नहीं, हो ऐसा जाता नहीं, है? ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग ये साइंस चीज के कई लोगों को काम आएगी। साइंस के साथ इसको ज्योतिष को भी मैं मानता हूँ। जी उसमें ये आता है इष्ट, इस जैसे मेरी ये रेखा है, इसमें इष्ट है, जी जिसका इष्ट प्रबल होता है उसको ये बीमारी लगती है। क्यों? इष्ट का मतलब ये कोई न कोई आपके जो, जैसे जितने भी लोग शहीद हुए, हमारा धर्म ये कहता है अंतर जाति के देव जो बनते हैं, वो जितने लोग शहीद हुए उनकी आयु बाकी रही। तो यहाँ इस लोक में एक दिन होता है, उस लोक में एक दिन, यहाँ का एक दिन, वहाँ का 1 साल होता है। तो जो जितने लोगों की आयु बाकी रहेगी, किसी की 1 साल रहेगी, 365 साल तक वो इस ब्रह्मांड में घूमेगा। तो वो कुछ ना कुछ आपको या तो नेगेटिव ऊर्जा देगा या पॉजिटिव ऊर्जा देगा। ये सब लोग नहीं मानते, पर मैं मानता हूँ इस चीज़ को। और इस चीज़ के आधार पे क्या, कितनी बार हमको पता चल जाता, कई कुएं हमने हमारी तरफ से, जहाँ स्कूलों में जहाँ भी लगाया, मेरे ट्रस्ट की तरफ से, तो मेरे को वहाँ जाना नहीं पड़ता था, हम यहीं से उसको पानी बताते थे। वो आज तो वो विद्या भी मेरी चली गई, पर उस टाइम तो ये था। यहाँ से आप पानी बताते थे मतलब? जैसे जावर माइंस पे कोई स्कूल था, वहाँ के टीचर ने मेरे से संपर्क किया जी कि आप एक कुआं खुदा दो बच्चों को पानी पीने के लिए। नहीं, उस टाइम हमने 5-25 कुएं खुदवाए थे, तो उसमें से ज़्यादातर पानी कुआं कहाँ खोदना है, तो वो बताने के लिए मैं यहीं से बैठ के, जिस स्कूल को मैंने कभी नहीं देखा, तो उस इष्ट के आधार पे बता देता था कि यहाँ जैसे जेल के अंदर अपन ने कुआं खोदा, तो मेरे को लग रहा था पानी वहाँ होना चाहिए। फिर मैंने कहा यार आप किसी इसको समझने वाले को दिखा देना। फिर मैंने कहा नहीं यहीं खोद दो, तो उसमें पानी आया ही नहीं। फिर मैं रात को, मेरे को फोन आया कि उसमें पानी नहीं आया, पर मैंने कहा आप जितनी लिमिट है खोद दो। उन्होंने उतनी लिमिट तक खोद दिया, आज पूरी जेल उसमें पानी पी रही। तो आप ये मान के चलो, जो आधार है वो जुड़ा हुआ है। जैसे परमात्मा से अगर आपका आधार है, आप मानते हो परमात्मा है इस दुनिया में, तो उससे आपका जुड़ा है, तो वो मदद मिलेगी आपको। आप किससे मदद मांग रहे हो? ईश्वर से जो आदमी मदद मांगता है उसको 1000% गुरु और ईश्वर से और माँ बाप, इन 3 से जो आदमी मदद मांगता है वो सबसे सुंदर और सबसे अच्छी मदद होती है, और वो मदद मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं प्रैक्टिकल हूँ, मेरे को हमेशा मिली। मैं उस बीमारी पे वापस आना चाहता हूँ। मैंने ये आपसे प्रश्न किया था कि जो वो बीमारी है, इस टाइप की बीमारी अगर किसी को लग जाती है, वो रात्रि में कहीं जाने से, कहीं क्रॉस होने से वो हमें लगती है, या वो ऑटोमेटिकली? नहीं, ये अलग अलग विषय है। कितनी बार तो क्या साइकोलॉजिकल आदमी इस चीज को लेके बैठ जाता है, दूसरे के यहाँ कोई उतर रहा है। जैसे अभी नवरात्रि में कई जगह आप देखते हैं इस पे एक्चुअली अक्षय कुमार की 2 फिल्म बनी है, तो उनमें भी नहीं, वो चमत्कार पे बनी है जी। वो जो आदमी उतर रहा वो चमत्कार कर रहा। चमत्कार नहीं, मैं तो बीमार था। जब मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बीकॉम पास हूँ, एमकॉम की मैंने प्रीवियस देने के पहले पढ़ाई को छोड़ा, और दूसरा ये पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ। तो समझदारी के अंदर भी मेरा पूरा शरीर कांपता था, परेशान होता था। मेरी बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद मेरे को इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी कि मेरे को ऑफिस छोड़ के घर आना पड़ता। और फिर ये कितने साल तक चला? 20 साल। मतलब आपकी लगभग 41-42 की एज में अपने आप ही ये बीमारी चली गई। अब हम आते हैं आपके व्यवसाय की तरफ। मीनाक्षी प्रॉपर्टी डीलर उदयपुर में आज जाना माना नाम है, और ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रॉपर्टी व्यवसाय में इस नाम को नहीं जानता हो। इस व्यापारिक संस्था की स्थापना कब हुई? मीनाक्षी प्रॉपर्टी नाम देने से पहले, नामकरण की स्थापना नाम देने से पहले हम 7-8 साल पहले से काम कर रहे थे जी। फिर मेरे बच्ची का नाम है मीनाक्षी प्रॉपर्टी, मीनाक्षी जी, उसके नाम से हमने इस फर्म का नाम रखा।
अब जो ये नाम रखा तो नाम चल गया, इसको लगभग 30-35 साल हो गए। इससे पहले 7 मेरे को टोटल 44 साल हो गए जमीन का काम करते। जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को 40, 45, 50 साल हो गए, वैसे आपको इस व्यवसाय में 45, 50 साल हो गए। पर इसमें बहुत कुल मिले कि समझने वाली बात ये है कि जो जिसने मेरे को ज़मीन बेची वो भी मेरे पे मेहरबान है, जिसने मेरे से ज़मीन खरीदी वो भी मेरे पे मेहरबान है। मेरे को आज तक ऐसा आदमी कोई नहीं मिला कि ये कर दो तो ये करेंगे, ये कर दो तो वो करेंगे, ऐसे आदमी मेरे को नहीं मिले। इसलिए हम यूं भी कह सकते हैं कि हम विश्वास पे चलते चलते अंधविश्वास पे आ गए। अंधविश्वास है, जैसे आप हिमांशु जी है तो ये पैसे दे के ये नहीं कह सकते मेरे को कि आप यार भाई साहब ये 10,000 रुपये मैंने आपको दिए, इस पर साइन करो। अगर ये ऐसा कहना तो उनको सोचना पड़ेगा कि मैं शांतिलाल जी से साइन करवा रहा हूँ। तो ये जो कमाई मिली वो मेरा मतलब मेरे वजह से नहीं मिली, लोगों के प्रेम की वजह से मिली। उसमें मेरा इतनी कोई मेहनत नहीं है, वो लोगों की मेहरबानी से मेरे को ये चीज़ मिली कि आज 10-12 गांव 15 मतलब 27-28 गांव में हमारा व्यवसाय है। तो 28 गांव में एक भी आदमी अभी तक नहीं मिला कि जिसने ये बोला हो कि यार आप रजिस्ट्री करा रहे हो, पैसे कब दोगे या आपका चेक कब डालें। समझ में पैसे उसको ज़रूरत है लिए, नहीं ज़रूरत है तो हमने उनको ब्याज पर रख लिए। ये सारी चीज़ें मेहरबानी के तौर पे। दूसरा, जितना समाज ने मेरे को दिया, समाज का मतलब यूँ नहीं नागदा समाज, समाज का मतलब मानव समाज, नागरिक समाज, जो जिन लोगों ने मेरे को जितना दिया उसके अनुपात में मैंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जितना प्रेम, जितना भरोसा, जितना समर्पण लोगों का मेरे प्रति है उतना मैंने दूसरों के प्रति नहीं देखा। ये नहीं है मैं घमंड किससे कह रहा हूँ, मैं ये गर्व से कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा निजी समाज, मेरे गांव के लोग, अदर कास्ट, कोई भी कास्ट, 36 कौम से हरिजन से लेकर ऊपर ब्राह्मण तक, राजपूत से लेकर नीचे सुतार तक, कोई से भी ऊंचे नीचे जो भी है, जितने भी लोग हैं, मेरे को एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे को किसी भी रूप में तंग किया। मान लो पुलिस केस और ये छोटे मोटे हुए भी सही तो इस लेवल पे कभी नहीं गए कि इनको अरेस्ट करा देंगे, इनको फिट करा देंगे, इनको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। या हमने 44 साल के बिजनेस करियर में नॉट ए सिंगल पर्सन, किसी एक आदमी को भी मैंने नोटिस नहीं दिया। मैंने किसी एक आदमी पे भी मुकदमा नहीं किया आज तक। अब आगे की तो मेरे को नहीं पता, आज तक नहीं किया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी की लाइन में, क्योंकि आज हम देखते हैं कि प्रतिदिन भास्कर में या पत्रिका में किसी न किसी प्रॉपर्टी व्यवसाय का नाम आ रहा है आपराधिक मुकदमों में। आप वर्तमान के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं इनको कैसे देखते हैं कि ये अपराध से जुड़ गए हैं या फिर इनका डेली किसी न किसी थानों में नाम आ रहा है? नहीं, ये इन्होंने किसी के डबल रजिस्ट्री करा ली, और ये क्या चीज है? ये क्या है कि आदमी 40 साल को नहीं देख रहा है ना पीछे। जैसे जितने भी उदयपुर के 15-20 अच्छे नाम हैं जो वास्तव में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो वो उनको सबको 20 साल, 25 साल, 40 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल हो गए। तो वो 50 साल को नहीं देख रहे, वो तो 15 साल में, 15 दिन में, 15 महीने में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। प्रॉपर्टी पकती है 5 साल में। अगर आज आपने प्लॉट लिया, अगर आपके पास पैसे तो 5 साल बाद बेचने का सोचोगे तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। सोना है तो 3 साल। इस तरह से हम हर व्यवसाय अपनी आयु लेता है। हमारा व्यवसाय 5 साल की आयु लेता है, कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। 5 साल की आयु है। आपने आज प्लॉट खरीदा तो 5 साल बाद आप अगर उसके लिए सोचते हो कि मैं इसको बेच दूँ तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, पूरी चीज़ मिलेगी। दूसरा एक, आप प्लॉट जिस दिन खरीद रहे हो तो जिस किसी आदमी से खरीद रहे हो उसकी पृष्ठभूमि पहले पता करो। आप लालच में मत आओ। अभी आपने बीच में अखबार में पढ़ा होगा कि उदयपुर की एक नामी फर्म सीए, उनके साथ चीटिंग हुई। तो वो चीटिंग होने का क्या कारण था? वो हमारे टच में थे, हमसे कुछ पूछे ही नहीं। अच्छा। और उन्होंने पैसे दे दिए अगले आदमी को। वो अगला आदमी गंदा था तो उनके पैसे फंस गए। तो आप जिस दुकान पे चढ़ रहे हो, जिस पेड़ी पे चढ़ रहे हो, जिस आदमी से प्लॉट खरीद रहे हो, उसके बायोडाटा को पता कर लो। दूसरा, जहाँ प्लॉट है उस प्लॉट के पड़ोसी होते हैं, आप वहाँ पता कर लो ये प्लॉट किसका है, कौन बेच रहा है, आराम से पता चल जाता है। अब आप कुछ भी टाइम नहीं देना चाहते हो। जब एक लेडी साड़ी खरीदती है तो 12 दुकान पे जाने के बाद एक साड़ी को पसंद करती है और 12 ही दुकानदार उसको कोऑपरेट करते हैं। हमारे व्यवसाय में हम लोगों को ये कोऑपरेशन पब्लिक की तरफ से नहीं मिल रहा है कि वो
4 जगह ट्राई करे और उन चारों आदमियों में से सेलेक्ट करे, इस आदमी से मेरे को प्लॉट लेना है। अब इस आदमी से प्लॉट लेना पर उसके पास अपने पसंद का प्लॉट नहीं है, तो आप जो प्लॉट आप पसंद कर रहे हो उसके कागज उसको दिखा दो, वो क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा आपसे कमीशन नहीं तो लेगा, पर आपके करोड़ों रुपए तो बच जाएंगे ना। आप वो सर्विस लेना नहीं चाहते। इस तरह की कम से कम उदयपुर में 50 नामी फर्म है, आप उनसे टेली कराओगे, उनसे कोई सर्विस लोगे। हम लोग तो एक पैसा ही नहीं लेते हैं, कोई हम मेरे से अगर कागज टेली कराएगा तो मैं तो 1 रुपये भी नहीं लेता हूँ, फिर भी हमारे पास कोई नहीं आता। जिस समाज से मैं हूँ वहां से भी कोई नहीं आता। और वो लोग आज शिकायत करते हैं प्रॉपर्टी खराब है या हम फंस गए, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। जब अपने पास अवेलेबल कोई घर का डॉक्टर हो तो कम से कम आप ये तो पूछोगे इस टाइप की बीमारी है तो मैं कौन से डॉक्टर को दिखाऊं। तो ये सर्विस भी हमारे से कोई लेता ही नहीं है, तो हम तो देने के लिए तैयार हैं। अदर कास्ट तो ले रही है, अदर कास्ट मतलब हालांकि मैं तो पूरी मानव समाज के लिए हूँ, समझ में। हमने कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ हमने कुछ न कुछ करने की कोशिश नहीं की, चाहे सरदार समाज हो, चाहे राजपूत हो, चाहे हरिजन हो, चाहे सुथार हो, चाहे मुस्लिम हो, सब जगह हमने हमसे जो बन सकी, पैसे से लेके, समय से लेके, जमीन से लेके सारी चीज दे रखी। अब मेरे लिए तो कोई समाज बाकी नहीं है जहाँ मैंने जमीन का टुकड़ा नहीं दिया हो या नहीं दिया हो। तो उसका कारण ये प्रकृति ने मेरे पे मेहरबानी की। जिस आदमी पे प्रकृति मेहरबान रहती है ना, प्रकृति में ऐसे जीन्स हैं, ऐसी ऊर्जा है और ऐसा तंत्र है कि आपको सारी चीज पता चलती है। यही तो आप में विशेषता है कि आपकी जो पोस्ट है, जो आपका पद है, वो जैन अध्यक्ष हैं आप, जैन समाज के, लेकिन आप उसके बावजूद भी जाति सूचक न रह के मानववाद पे रहे और नागरिक समाज पे रहे कि प्रत्येक समाज बराबर है। सर कुल मिला के एक आपको सब कुछ ये दे रहा है ना, देश दे रहा है आपको। आज मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो देश दे रहा है जी। मेरा टेलीफोन चल रहा है तो वो देश दे रहा है मेरे को। मैं क्या दे रहा हूँ? मैं तो सिर्फ टैक्स दे रहा हूँ ना, सिर्फ टैक्स दे रहा हूँ। उसके बाद भी जोर कर रहा हूँ मेरे को ये नहीं मिला। अरे भाई आप दे रहे हो ना, दे रहे हो तो यूज भी तो कर रहे हो ना। आज पुलिस मिल रही है मेरे को, सीमा पे मिलिट्री है, सेना में लोग हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अगर सुरक्षित देश नहीं होगा तो मेरा धर्म ही नहीं रहेगा, कुछ भी चीज नहीं रहेगी। आज संयम किससे रहता है? संयम आदमी में कहाँ से आता है? धर्म से ही आता है। और संयम के बाद त्याग आता है। त्याग कहाँ से करेगा आदमी? जब संयम होगा तो त्याग करेगा। अभी आपके सामने मान लो आम पड़ा है, वास्तव में आपके अंदर से इच्छा है आम खाना है, पर आप अभी आपको संयम धारण कर रखा, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ इसलिए आम नहीं खा सकता हूँ। उसी तरह से मेरे 14 से 8 में मेरे को अगर उपवास है तो मेरे को संयम धारण करता हूँ, तो संयम के साथ त्याग आता है। त्याग के साथ जैसे परिक्रय का त्याग आता है, बहुत सी चीजों का त्याग होता है उसके अंदर, ब्रह्मचर्य का भी त्याग करना पड़ता है। तो सारी चीजें उसके अंदर समावेश है। आप सोचो, सारी चीजों के सोचने के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के अंदर ये चीज डालो, वो सोचे मैं क्या कर सकता हूँ इस मानव समाज। क्योंकि आप एक बात देखो, ठाकुर जी परमात्मा, जब परमात्मा नहीं बैठे तो अपन कैसे बैठ सकते हैं? रामचंद्र जी भगवान अंतिम समय तक काम करते थे, ठाकुर जी अंतिम समय तक काम करते थे। उनके जब भी इस लोक को उन्होंने छोड़ा तो मानव को सिखाने के लिए था कि आप काबिल हो। आप हिमांशु काबिल है, हिमांशु जी काबिल है, तो उनकी काबिलियत का दोहन होना चाहिए जी। अब मैं ये सोचता हूँ, मैं 67 पे रनिंग हूँ, या मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूँ जो 75 है या रिटायर्ड हो गए या मान लो सरकार से रिटायर्ड हो गए, तो वो ये सोचता है मेरे क्या करना। अब आपके क्या करना? आप में तो इतनी काबिलियत है, उसका दोहन होना चाहिए। आज मेरी पत्नी मान लो खाना अच्छा बनाती है, इसका दोहन होना चाहिए, तो हो रहा है, उपयोग होना चाहिए, हो रहा है तो फिर परिवार संयुक्त है। अगर ये इसका दोहन होना बंद हो जाएगा तो परिवार बिखर जाएगा। ये सिंपल उदाहरण है, सबसे सिंपल उदाहरण ये, मेरी पत्नी काम कर रही है इसलिए मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, समझ में। अगर मेरी पत्नी काम नहीं करेगी तो मेरी दोनों बहू हैं शिकायत करेगी, और ये भी शिकायत करेगी तो आपके घर में शिकायतें स्टार्ट होगी। ये काम करेगी तो इसको शिकायत ये रहेगी मेरी बहू अभी काम कम कर रही है, तो वो शिकायत तो डाइल्यूट हो सकती है। पर काम ही कोई नहीं कर रहा तो शिकायत किससे डाइल्यूट करेंगे? सही कह रहा हूँ या गलत कह? मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ। आपके भाई साहब जो हैं विजय लाल जी, उन्होंने भी आपके साथ क्या दूध का व्यवसाय किया या वो सीधे आपके साथ जुड़े? उनका समय ठीक था, मैं बड़ा भाई था। मेरे आप उनसे कितने साल बड़े? मैं उनसे 3 साल ही बड़ा हूँ जी। पर उनके जैसा भाई भी मिलना मुश्किल है, बिना प्रश्न के भाई है। जैसे मेरे से कोई प्रश्न नहीं किया आज तक, और न मेरे दोनों बच्चों ने। जी की 3 विशेषता आपको बताने को कहे तो क्या बताओगे?
तीन खूबियां उनके अंदर। एक तो मतलब बिना प्रश्न का ब्रदर, जी जिसने कोई प्रश्न नहीं किया कि आपने ये जमीन खरीद ली, ये बेच क्यों दिया, या इतना दान कैसे दे दिया, आपने गमेर बाग बना के क्यों दान दे दिया, बिना प्रश्न का भाई। ऐसा पूरी दुनिया में सिंगल पीस है, एक भी नहीं है पूरी दुनिया में, एक भी नहीं है। क्यों? मैं प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता हूँ तो इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। जी जी मतलब निरुत्तर हो सकते हैं पर साथ हो सकते हैं, पर प्रश्न तो होते ही हैं। जी। बड़ी सी बड़ी फर्मों से हम भी जुड़े हुए हैं, लोग बहुत बड़े बड़े पैसे भी लेके आते हैं, कितनी बार हम लोग उनके साथ भी होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी हम खरीदते हैं। तो उसमें लगता है कि वो बड़े भाई से पूछेगा, बड़ा भाई छोटा भाई से पूछेगा, कुछ तो ध्यान में डालता ही है, पर हमारा वो कुछ नहीं। और दूसरी ये कि जो समर्पण है, जी मतलब जो मेरा समर्पण है उसी का अंश है, उसका निजी कोई असमर्पण नहीं है। मैं जहाँ समर्पित हूँ वहीं वो समर्पित है। तो ये वफादारी है। दुनिया में ईमानदार वफादार पैदा होते हैं, सत्यवादी ये पैदा होते हैं, इनको पैदा नहीं किया जाता। तो ये पैदाइश से वफादार। और तीसरी मैं बता देता हूँ, वो हमेशा चेहरे पे हंसी और खुश मिजाज रहते हैं। हाँ, इसलिए कि उसको अपना खुद के लिए कुछ नहीं सोचना, उनको हास्य योग करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसको 24 घंटे उसी में रहते हैं। उसको अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं सोचना है ना। खुश तो मैं भी रहता हूँ, मेरे चेहरे पे भी आपने कभी ये उदासी नहीं देखी होगी। जी। उसका कारण ये पूरा परिवार, बेटा बेटी। पर उनका सर जेस्चर ही वैसा बना हुआ है कि वो हास्य योग ही करते रहते हैं पूरे दिन। ये कहीं कि अगर उनका हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए तो 17 से 17 आएगा सर। हाँ, आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हम चलते हैं गमेर बाग की तरफ। वो एक सोच, वो कौन से सन में आपके पास आई कि मुझे समाज को इतनी बड़ी जमीन देनी है, करोड़ रुपए की जमीन मुझे देनी है? नहीं, करोड़ों की बात नहीं है, कुल मिला के मेरे सोच में ये था कि समाज को एक बीघा जमीन देनी। ये प्रथम बार सोच कब आई है? जब मेरे फादर थे उस टाइम मेरे दिमाग में था मेरे को 1 बीघा जमीन समाज को देनी है। ये कौन से सन की बात होगी? मेरे फादर की डेथ हुई है 98 में, 95। तब आप भी तकरीबन 35 साल के ही होंगे। हाँ, यही होगा। 95 में मैंने सोचा समाज को 1 बीघा जमीन देनी। 35 वर्ष में आदमी सोचता है कि मुझे मेरा परिवार का पालन पोषण करना है, कैसे मैं कमा सकूं। उस उम्र में आप सोच रहे हो कि मैं कैसे दान कर सकूं। नहीं, उसका कारण है मैं एक मात्र नागदा समाज का जीव हूँ, जिस पर समाज भी मेरे पर मेहरबान है। मेरे सामने कोई ऑब्जेक्शन करने वाला आदमी नहीं आया, तो मेरे को लगता है समाज पूरी मेरे पर मतलब मेरे साथ है और मैं उनके प्रति समर्पित हूँ। तो ये हमने कुछ नहीं किया, मतलब कुल मिला गमेर बाग भी मेरे को लगता है हमने छोटा दिया। और मेरी माँ ने, जब मेरी मदर को मैंने ले जाके दिखाया, 2-3 जमीन दिखाई, उसके साथ दिखाई, तो पहले हम वहाँ गीतांजलि हॉस्पिटल के पास मेरे पास जमीन थी, वो देना चाह रहे थे 1 बीघा जमीन। फिर मेरे फादर के जो हमारा उस टाइम चलता था, काज करियावर करना ही पड़ता है, तो मेरे फादर नामी थे, तो उस टाइम जमा समाज में झगड़े थे, तो उस टाइम और प्रबल हो गई इच्छा भाई अपने 1 बीघा जमीन देंगे समाज के टाइम। तो उस टाइम घोषणा की, उसमें थोड़ा सा लेट हो गए, तो मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे को बार बार इस चीज़ के लिए याद दिलाया कि भाई आपने घोषणा की है 1 बीघा जमीन, तो दो, क्यों नहीं दे रहा है। तो एक स्वावलंबी और दूसरा ये आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, सॉरी, मेरे भाई साहब को लगता था कि मेरे भाई ने अगर घोषणा की तो इसको देना चाहिए, जबकि वो चाहते थे, वो कहते मत देन, क्या करना अपने देख के क्या करना। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं दो। तो छोटा भाई भी साथ था, बड़ा भाई भी साथ था, घर वाले सारे साथ थे, तो दे दी। तो फिर अपनों को लगा नहीं ज़्यादा देनी चाहिए। फिर मेरी मदर को मैं लेके गया, ये ज़मीन जब मैंने खरीदी तो उनको ले जाकर दिखाया, तो उन्होंने कहा दे, 3-4 जमीन दिखाई, तो देनी हो तो यही देना। तो फिर मेरे मदर का भी इसमें वो है। और आज भी मैं जब वहाँ गमेर बाग जाता हूँ तो मेरे को एहसास होता है कि मेरे माता पिता वहाँ हैं, कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं जैसे बड़ी धूप में भी अगर जाके वहाँ कुर्सी लगा बैठता हूँ तो मेरे को बहुत शांति मिलती है। पूर्ण रूप से आपने उसको कब, 2010 की बात है ये दान किया जब? नहीं, हमने जमीन तो ले ली थी तब दिखाई, मतलब मेरी मदर थी, 2014 में डेथ हुई है उनकी, 95-98, 2001 तक तब हमारे पास थी जमीन जी। तो उस टाइम में हमने सोच लिया देनी है। अच्छा, उसी भाव से आपने खरीदी। जो नागदा समाज के नहीं है और जो जैन समाज के नहीं है, उन्हें बताना चाहता हूँ कि गमेर बाग एक ऐसा बाग है कि आज तो लोग खुद के लिए वाटिकाएं बनाते हैं। इन्होंने ऐसी करोड़ रुपए की जमीन दान की है
जो हमारा चुंगी नाका सरस दूध डेयरी के आगे मुख्य मार्ग पर करोड़ रुपए की जमीन जो इन्होंने दशा नागदा समाज को और जैन समाज को दान की है, आज उसमें 60 रुपए की थाली में भोजनशाला चलती है, जिसका मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं खुद महीने में 2 से 3 बार वहां जाता हूँ, भोजन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस भोजनशाला के अलावा आप और बताइए कि वहाँ अभी वृद्धाश्रम भी आगामी वरना दिनों त्यागी वृद्धि आश्रम इसलिए करना चाहते हैं कि हम लोग वृद्धाश्रम और उसका नाम जो है जी। वो हम ये नहीं करना चाह रहे, हम ये कहना चाहते हैं कि वृद्ध लोग एक साथ रहें। जैसे आप आपके पिताजी आप काम पे चले गए, वो खाली बैठे हैं, तो मान लो सामायिक भी करनी है या प्रतिक्रमण करना है या पूजा करनी है या कोई भी ऐसा काम है जो आपको करना है, तो 4 लोग एक हम उम्र के वहाँ रहें। कोई 75 साल का, कोई 80 साल का, कोई 65 साल से ऊपर के लोग अगर वहाँ रहते हैं तो एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के अनुभव को शेयर करेंगे। अब वहाँ रहने का तरीका भी ये है कि आप 15 दिन अपने घर रह सकते हो, 15 दिन वहाँ रह सकते हो, 3 महीने वहाँ रह सकते हो, 2 महीने अपने घर भी रह सकते हो, फिक्स जाने की जरूरत नहीं। इसलिए मेरी सोच में थी एक जो एक उम्र के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कहाँ रहेंगे। नौकरी में उम्र के साथ थे तो सारे रिटायर्ड हो गए, तो कहाँ जाके अब आपको तो अपनी उम्र के लोग मिल रहे हैं, हमारे को हमारी उम्र के लोग कहाँ मिलेंगे। तो वो इकट्ठा करने की एक जगह हमने तैयार की, मेरी सोच के अंदर तो यही है। और अंत में क्या होता है कि फिर जब आदमी जाता है तो वो अपनी इच्छाएं बताते गया जाता है। मेरा 1000 रुपये मेरे पास बचत है, ये 1000 रुपये मारा। अभी नागदा समाज से किसी आदमी का फोन आया, मेरे पास 5-7 लाख 10 लाख रुपए पड़े हैं, आपके समझ में आया जहाँ लगा देना, पर मेरे को गमेर बाग के अंदर रखो। समझ में आई? तो ये क्या है, मतलब आदमी कहीं तो विश्वास करेगा। जी मैंने अभी आपको बताया कि आपने मेरे भाई के लिए पूछा कि वो मुस्कुराते रहते हैं, जी तो आदमी के ऊपर जवाबदारी नहीं है, आदमी को ये अपना भविष्य सोचना नहीं है, तो आदमी मुस्कुराएगा। अब वो भविष्य सोच रहा है या उसके ऊपर कोई परेशानी, अभी हमारे इनकम टैक्स की रेड हुई, बिना कारण के हमारी रेड हो गई, तो कुछ कागज जो नहीं थे वो अजीब टाइप करके हमारे साथ जो भी हुआ, तो आज अगर उसका सारा टेंशन अगर उसके चेहरे उसके पास होता तो वो टेंशन दिखता है उसके चेहरे पे। जी जब उस निपटारे को हम लोग करते तो वो जरूरत ही नहीं है उसकी। इसी तरह से बाल बच्चे आज की डेट में आप ये देखो, जो बच्चे हैं, मेरे 3 लड़कों ने शादी की जी और मतलब एक भाई का लड़का और 2 लड़के मेरे हैं, और 4 बच्चे हैं, बहनें हैं, बहनों के बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसमें हमको तक टेंशन आए। जी जी समझ रहे हो आप? तो ये उनकी देन है। हम लोग सही हैं या हम लोग अच्छे दिख रहे हैं आपको, तो वो इसलिए दिख रहे हैं कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, उन्होंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से हमको झंझट लगे या तो आपका बड़प्पन है सर, बट आम के पेड़ पे आम ही उगेंगे सर, कांटे नहीं उगते सर। ये तो आप मान रहे हैं, बच्चे तो सर आपके हैं तो आपके जैसे ही होंगे। बच्चियों का भी चलो वह उनको छोड़ो, उनके सास ससुर वो तो तंग कर सकते हैं ना, उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने नहीं किया भाई। 16-17 बच्चे हैं मेरे बहनों के और ये सब मिला के जितने बच्चे हैं उनके सारों के मिला के कह रहा हूँ मैं। कोई भी जी मेरे घर आके नहीं बैठा कि आपके भाणेज ने ऐसा कर दिया आप चलो। समझ में नहीं आई आपको, या उसने पैसे ये कर दिए, या उसने बिजनेस में ये कर दिया, या उन्होंने लड़की ने ऐसा कर दिया, या उनके बच्चे भी तो शादी कर दी। आज जैसे सुंदरलाल मेरा भाणा है तो उसके बच्चे ने भी तो शादी कर ली, बच्चियों ने शादी कर ली, कहीं कोई शिकायत नहीं है ना। शिकायत नहीं होने का मतलब मैं उन रिश्तेदारों की बुराई करता तो वो रिश्तेदार भी तो मेरी बुराई करते हैं। आज शिकायत नहीं होने का कारण ये कि वो लोग सब अच्छे हैं। मैं कह रहा हूँ ना आपको, बार बार कह रहा हूँ, मेरे को परमात्मा ने ये सारी चीजें बहुत अच्छी दे दी, इसलिए मैं अच्छा हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, एक पेंशन योजना भी शायद तक आप चलाते हैं या फिर दान करते हैं, गुप्त दान करते हैं आप सवीना के अंदर और नागदा नहीं, पेंशन नहीं है, उसमें सहयोग है। जो उसमें हमने क्राइटेरिया छोटा रखा है, हमारे गांव का होना चाहिए सवीना का, हाँ, या फिर नागदा समाज का होना चाहिए। अभी तक तो ये चल रहा, और फिर जो ये त्यागी वृत्ति आश्रम ढंग से तैयार हो जाएगा फिर वो पेंशन बंद कर देंगे। उन लोगों को अगर किसी को जरूरत है तो वहाँ आ जाओ, वहाँ वो निःशुल्क रह सकता निःशुल्क जो वो तीनों व्यवस्था करेंगे। क्या होगा वो भविष्य के गर्त में। 95 के अंदर शायद तक आपने जैन युवा परिषद की स्थापना में 95, हाँ 95 में, जो 94 में, मतलब मैं दूसरा अध्यक्ष था, पहला अध्यक्ष जमकलाल जी थे, उसके बाद मैं अध्यक्ष बना जी। वो फिर मैं 5 साल तक रहा। आप लोगों ने मिलकर स्थापना की उसकी? हाँ, सभी लोग ने मिलके।
क्या सोच से जैन युवा परिषद की आपने स्थापना की, और 94 से लेके आज 2026 तक आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? एक तो संयुक्त 25 लोग इकट्ठे होंगे तो जी। समाज के लिए कुछ न कुछ सलाह देते हैं, कुछ न कुछ बात करते हैं। तो वो बात करके आप आपके अंदर वो चीजें ले सकते हो कि ये सेवा अपने को करनी चाहिए। आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे रोशन जी गदावत मेरे जिया जी भी लगते हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि अगर आप अध्यक्ष हो, कोई एक जमीन लेके अगर अपन कोई सोसाइटी बनाएंगे तो वो जिंदगी भर काम आएगी। तो ये जो संभवनाथ है जी जिसमें फ्लैट बन रहे हैं, जी। ये उसी सोच का कारण है कि भाई हमने समाज को उस टाइम ये प्लॉट काट के मैंने तो दे दिए थे, कन्वर्ट करा। फिर बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो उसमें कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये जमीन कब ली आप लोगों ने संभवनाथ की? टाइम तो मेरे को याद नहीं है। मतलब उस दौर में, मतलब हाँ, उसी सन 2000 से हाँ, पहले मतलब मैं अध्यक्ष था तभी ले ली, अच्छा। तभी ले ली, फिर समर्पित की। और दूसरा मैं एक बात कहता हूँ आपको, सब आदमी को ये सारी चीजें नहीं मिलती, ये तो परमात्मा की मेहरबानी है। आपके शरीर पे थकान कब आती है ये बताओ आप, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। थकान जब हम हमारी मेहनत का पूरा काम कर लें उसके बाद थकान आएगी? नहीं आएगी। हमको थकान नहीं आती है, उसका कारण ये है कि हमको टेंशन नहीं है। टेंशन क्यों नहीं है? इतना बड़ा बिजनेस है और उसके अंदर इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी से लेकर सारी चीजें हमारे अंदर भी सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो टेंशन क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने कोई भी गलत काम नहीं कर रखा। मैंने अपनी निजी लेवल पे बिजनेस संबंधी, समाज के संबंधित मैंने कोई गलत काम नहीं कर रखा, इसलिए मेरे टेंशन नहीं होती। अगर कुछ हो रहा है तो दूसरे ने मेरे लिए किया, मेरे को तंग करने के लिए किया, तो तंग हो जाएंगे। जब मैं गलत काम करूंगा तो उसका टेंशन होगा। मैंने गलत काम किया ही नहीं जी। जब मैंने गलत काम किया ही नहीं तो टेंशन आ रहा, तो दूसरे का दिया वो टेंशन है तो वो चला जाएगा। पर अगर आपने गलत काम कर रखा, माँ बाप की सेवा नहीं की, आप अपनी पत्नी के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, या अपने बच्चों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, या अपने रिश्तेदारों के साथ या अड़ोसी पड़ोसी के साथ, जैसे आप मेरा वो जो जहाँ मैंने जन्म लिया वो मेरा घर है, आप अगर अभी चल के देखोगे तो पड़ोसियों ने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया, अपन हमने किसी की शिकायत नहीं, हमारी खिड़की ही बंद हो गई तो भी हमने किसी को तंग नहीं किया। और इस घर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो पास वाला पड़ोसी हमारे अंदर आ गया, पीछे वाला पड़ोसी भी इधर आ गया, तो हमने उनको तंग थोड़ी किया। गली उसने बंद कर दी, वो लगा दिया, क्या कहते हैं वो, आड़ लगा दी उसकी, तो भी हमने उसको नहीं खुलवाया, क्योंकि हम तो किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, दुखी नहीं है, इसलिए थकान नहीं होती। आज भी मैं 2:30 बजे से उठा हूँ, 2:50-45 या 50 मिनट हुए थे, तब से चल ही रहा हूँ। डेली आप 2:30 बजे उठते हैं या 4 बजे, 3 हाँ, बजे? 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ। तो थकान नहीं होने का कारण मैंने ये बिल्कुल वाजिब कारण होना है बताया आपको। अगर आपका परिवार, आपके साथ वाले लोग और ये सब चीटर और ये जो अपन सुनते हैं वो अगर आपके पास नहीं है तो तकलीफ कम पड़ेगी। अभी मुझे लगता है कि 21वीं सदी में एक ऐसा दौर चल रहा है जो सुबह 4:30 बजे उठता है वही राज करता है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी ले लो, चाहे देश के सबसे बड़े सूबे योगी आदित्यनाथ को ले लो, और उदयपुर या नागदा समाज या उदयपुर की जैन समाज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो आपको ले लो। तो सुबह अगर किसी को अगर सफल व्यक्ति बनना है, नंबर 1 व्यक्ति बनना है, तो शायद तक उसको 3:30-4 बजे उठना चाहिए। नहीं, 3:30-4 बजे में या 5 बजे नहीं, आप 2 बजे से 4 बजे की जो ऊर्जा है जी। वो परमात्मा को याद करने के लिए, और दिन भर के अंदर जो आपने गलत काम किए उसका प्रायश्चित करने का। प्रायश्चित मतलब उसमें सोच आएगी आपके अंदर कि मैंने दिन भर में हिमांशु जी को कुछ कह दिया, या मेरे को इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, या इस तरह से कहना चाहिए था। दोनों तीनों चीज़ों के लिए 2 से 4 का जो टाइम है, अब आप 3 बजे उठ के करो या 3:30 बजे उठ के करो, वो जो 1 घंटा है प्रायश्चित का, वो सबसे सुपर है। बाकी की चीज़ें ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें परमात्मा को समर्पण है, भाई आप पूजा करो, पाठ करो, वो। पर प्रायश्चित का टाइम निश्चित है। अगर एक एज हो जाएगी तो आपको भी लगेगा कि मेरे को 2-2:30 बजे उठ जाना चाहिए, तो वो आधा घंटा जो आपके पास है 2 से 4 का टाइम है, उसके अंदर जो प्रायश्चित का टाइम है वो सबसे सुपर टाइम। वो ईश्वर के प्रति समर्पण है। आप ईश्वर के प्रति समर्पित रहो, आप मुंह से कहो कि हे परमात्मा, मेरे को जो बनाया बहुत अच्छा बनाया, पर मेरे द्वारा ये गलती हुई, और वो भी बार बार होती चली जा रही है, इसको कैसे भी करके रोको। मेरी क्षमता नहीं है, मैं रोक पा रहा हूँ,
अब आपकी क्षमता है, मेरे को कैसे भी इस चीज़ को रोको, तो फिर वो गलतियाँ नहीं होती। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने, ये मैंने सुना है, आपको ऑफर किया था कि आप उदयपुर विधानसभा से तैयारी करिए, ये क्या सच्ची घटना है? नहीं, वो एक हम कुल मिला के मेरे को कहा था कि आप इसमें आगे बढ़ो यूँ, जी पर हम राजनीति में जाना ही नहीं चाहते। पूरा परिवार ही राजनीति नहीं है तो हम राजनीति में जा ही नहीं सकते। और दूसरा ये, हमको मानव सेवा करनी है, वो किसी न किसी रूप में हम कर रहे हैं। और हम जब तक जिएंगे, जब तक मेरा हाथ पैर चलेंगे, जब तक मेरा दिमाग चलेगा, हाथ पैर नहीं चलने पर अगर मेरा दिमाग भी चलेगा तो मैं तो जो सेवाएं कर रहा हूँ उनको बढ़ाते ही रहेंगे। क्यों? ठाकुर जी, परमात्मा की इच्छा ये है, जी आपको थकने नहीं देंगे, हमको लेंगे तो एक साथ ले लेंगे। मतलब मेरी सोच ये है कि अपन जिए अच्छे तो मरे बहुत अच्छे, जी हमारी एंड हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, ये हर आदमी को सोचना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, एंड होने का होगा जो होगा, आज मेरे को सब कुछ अच्छा कर लेना, वो होता नहीं है। अगर कोई आज के दौर में 20-25 साल का लड़का है, अगर उसे प्रॉपर्टी में आना है, कोई युवा है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या आ सकता है इस व्यवसाय बिल्कुल में? आ सकता है, पर उसको ये सोचना पड़ेगा कि कम से कम 5 साल के खाने का, रोटी का, इसमें वही पूंजी है, खाली खाने की व्यवस्था और पेट्रोल की, मोटरसाइकिल की पेट्रोल की व्यवस्था उसको करनी पड़ेगी। जी और जो अच्छे लोग हैं उनके प्लॉट को देखें। जैसे मैं मान लो मेरे को वो अच्छा मानता है तो मेरे प्लॉट देखें, हिमांशु जी को अच्छा मानता नहीं, हिमांशु जी के प्लॉट देखें, और आपसे बाजार भाव से भाव लेके बाजार में बेचे, उसमें 1%, 1.5%, 2% तो मिलता ही है। इतना ज़्यादा पैसा कहीं भी है नहीं है, किसी भी व्यवसाय में नहीं है। प्लॉट आपका, वो बेच रहा है जो 1% मांग रहा है। पर सर, इसमें एक लूप पॉइंट ऐसा है कि कोई अगर प्रॉपर्टी डीलर हो, अगर उसका डील हो जाती है, उसके बाद में वो दलाली देने में उसको, तो यही लॉस है ना, इतना से तो लॉस है। लॉस किस में नहीं है? आज सोना भी आपने देखा इतना ऊपर गया वापस नीचे आया तो उसमें लॉस नहीं लगा क्या? आप शेयर में इतने ऊपर गए नीचे आया तो उसमें लॉस नहीं लगा क्या? कौन सा ऐसी चीज़ है जिसमें लॉस नहीं लगता? अभी आप मोटरसाइकिल पे आए हो तो यहाँ तक पहुँचने में रिस्क नहीं था क्या? कोई हट जाता, कोई पड़ जाता, कुछ भी हो सकता था। ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसमें मेरे को बताओ जिसमें रिस्क नहीं है? इसमें लॉस है तो इतना ही आपकी दलाली नहीं देगा। जी प्रॉफिट है तो ये कि आपकी जान पहचान होगी, लोग दुआ देंगे, यार इन्होंने मेरे को प्लॉट दिया। जैसे आपके पिताजी बोलते हैं कि शांतिलाल जी ने मेरे को घर दिलाया, एक जगह नहीं हजारों जगह बोला, तो ये दुआएं मिलती है। जी मन बिल्कुल शांत होता है आदमी को। क्या लगता है, जैसे मेरी पत्नी बेटी, इसको शांति इस घर के अंदर ही मिलती। जैसे हम साधुओं के साथ रहते हैं तो वहाँ जाते हैं तो हमको शांति मिलती है, तो इनको इस घर के अंदर ही शांति। हर गृहिणी को प्लॉट चाहिए, हर गृहिणी को घर चाहिए, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि यार हिमांशु जी ने मेरे को प्लॉट दिलाया, भगवान इनका भला करेगा। भले ही दलाली नहीं दी तो भी वो दोनों हाथ उठा के इन्होंने यार उस टाइम मेरे पैसे लगवा दिए, बहुत अच्छा रहा, हम शेयर लेते डूब जाते या सोना लेते फंस जाते या कुछ भी ऐसा हो सकता था। प्लॉट से मुझे याद आया 97 के अंदर, वर्तमान में मेरा जो मकान है सेक्टर 11 में, जिसका नाम लाख पैलेस है, वो मेरे पिताजी ने शांतिलाल जी के थ्रू ही उस चीज़ को लिया। और जब मेरे पिताजी इनको दलाली के तौर पे जब कुछ गिफ्ट देने आए तो इन्होंने उस गिफ्ट को नकारते हुए कहा कि अगर ये आपने मुझे गिफ्ट दिया तो आइंदा आप मेरे घर पे मत आना। मतलब उस कम एज में, शायद तक ये भी उस समय 37 के होंगे, इन्होंने हर एक चीज़ को, चाहे समाज सेवा हो, दोस्ती यारी हो, दान देना हो और कमाना हो, सब चीज़ को, सारे विषयों को बराबर रखते हुए इन्होंने अपनी उन्नति की ओर ये बढ़ते गए। अब हम चलते हैं एक रैपिड फायर की तरफ। समाज सेवा एक जिम्मेदारी या शौक? जिम्मेदारी। सुबह की शुरुआत नमोकार मंत्र से या फिर बिजनेस अपडेट के साथ में? नमोकार मंत्र से। दाल बाटी या मक्की की रोटी? दाल बाटी। बीजेपी या कांग्रेस? 33%। आपको क्या बेचना अच्छा लगता है, प्लॉट या फिर फ्लैट बिल्डिंग? प्लॉट। तनाव में क्या करते हैं, स्वाध्याय या परिवार के साथ बैठना पसंद करते हैं? दोनों। घर में किसकी चलती है, आपकी या आपके वाइफ की? दोनों की। पॉडकास्ट में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे शांतिलाल जी की वाइफ हमारे साथ में है, आपका नाम सुशीला जी है। आप मुझे सुशीला जी ये राय बताइए कि हमारे समाज में और नागरिक समाज में बहू और सास के मध्य आजकल जो लड़ाई होती है और जो परिवार टूट रहे हैं, तो उसको किस तौर से, ऐसा क्या भूमिका निभाई जाए एक सास के तौर पे या बहू के तौर पे भी, कि लड़ाइयाँ कम हो या हम साथ साथ में रह सके संयुक्त परिवार में?
और सास को सब संतोष चाहिए, सास को संतोष चाहिए। आज जमाने हिसाब से चलना चाहिए। वर्तमान में परिवार टूट रहे हैं, उसका क्या कारण मानते हो आप? तो थोड़ी बहुत तो लड़के भी बहुत है तेज है, निभाना नहीं चाहती है, अच्छा, फिर सास को भी करना पड़े, आज जमाने हिसाब से चलना पड़ता है। जो अपडेट बहू होना है है, खुद को। बहू कैसे क्या जैसे करना पड़ता है। वो कहीं सांस नहीं कर पा रही। हाँ वो नहीं कर रही है, जमता नहीं है। और शांतिलाल जी की फेवरेट डिश क्या है खाने में? क्योंकि खाने में तो ये बाहर तो कभी खाते नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। और टमाटर ज्यादा चाहिए इनको। नहीं, इस टाइप का पिज्जा या पानी पूरी नहीं, कुछ भी नहीं। पानी पूरी वगैरह कभी कुछ भी नहीं खाते? खाली रोटी सब्जी बस। कभी? और आपको भी नहीं लेके जाते हैं? या आप भी नहीं खाते? कहाँ बाहर था, मैंने खाती हूँ, पहले खाती, अब नहीं खाती। तो ये आपको कभी होटल में नहीं लेके जाते खिलाने के लिए? पहले गए ये खाते जब हम भी जाते हैं, अब तो वहाँ तो आपको इनसे अगर कुछ शिकायत हो तो आप कह सकते हैं। कोई शिकायत नहीं। तो आपको टाइम बराबर देते हैं ये? टाइम तो आप जानते हो, धंधा के हिसाब से इतना देंगे। तो देखा आपने शांतिलाल जी का पॉडकास्ट, बहुत अच्छा रहा। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टॉक विद हिमांशु को। थैंक यू सो मच।